तो बात कर रही थी बाइनोमियल थ्योरम की। हमने रैशनल टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ये वाले टाइप के क्वेश्चन यहाँ तक हम पहुंच गए थे ना। देख लो, किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट आ रहा हो तो बोलो, है ना। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट टर्म की, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अच्छा एक चीज और, अगर आपको एंड से आरथ टर्म निकालना हो, ये मैंने वैसे सीक्वेंशियल सीरीज में बताया था, आरथ टर्म फ्रॉम एंड, इसका मतलब होता है n माइनस आर प्लस वनथ टर्म फ्रॉम स्टार्ट। ये पता है कि नहीं? जहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n। ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है एंड से 7 टर्म पूछ लेता है, तो आपको टोटल टर्म्स के हिसाब से एंड से जो 7 टर्म होगा उसकी स्टार्टिंग से लोकेशन डिसाइड कर लेनी है और उसके हिसाब से वो एनालिसिस करके बता देना है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो। अब आते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में क्या थ्योरी है कि जैसे अपन क्या करते हैं, x प्लस वाई की पावर n है, ये एक्सपेंशन है, इसका जनरल टर्म हमने लिखना सीखा है टी आर प्लस वन, और इसको हम लिखते हैं एनसीआर, एक्स की पावर n माइनस आर और y की पावर r। अब हम क्या करते हैं, जब हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालते हैं तो फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x एंड y बात कर रहे हैं, मतलब x और y की वैल्यू हमको दी जाएगी, उसके हिसाब से इस एक्सपेंशन में जितने भी टर्म्स आ रहे होंगे उन टर्म्स में जो न्यूमेरिकली सबसे ग्रेटेस्ट टर्म आएगा वो हमें रिपोर्ट करना है। तो उसकी थ्योरी ये कहती है कि एक वैल्यू बनाई गई है r, r का मतलब होता है n प्लस वन अपॉन मॉड ऑफ फर्स्ट बाई सेकेंड प्लस वन, फर्स्ट बाई सेकेंड प्लस वन। समझ रहे हो कि नहीं? अब जब आप ये वैल्यू निकालोगे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो ये वैल्यू इंटीजर आएगी या ये वैल्यू इंटीजर। अगर ये वैल्यू इंटीजर आई, सपोज आई आ गई, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा टी आई और टी आई प्लस वन, अगर ये इंटीजर आ गई तो। अगर ये इंटीजर नहीं आई, समझ में आया, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा टी बॉक्स ऑफ आई प्लस वन। इतनी सी थ्योरी। भाई मान लो आई की वैल्यू 4.5 आ गई तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 4, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा T5। अगर R की वैल्यू 4 आ गई तो T4 एंड T5 बोथ आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। बात समझ में आ गई? फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू उस समय सिस्टम में दी जाएगी, उस पॉइंट पे आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालेंगे। सिंपल। मेरी बात समझ में आ गई? तो बस इतनी सी थ्योरी है। आप r निकाल लेंगे, r का मतलब क्या हुआ, n प्लस वन बाई फर्स्ट अपॉन सेकेंड। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म लिखा होगा वो फर्स्ट, जो सेकेंड टर्म लिखा होगा वो सेकेंड। मॉड ऑफ x बाई वाई प्लस वन। x मतलब फर्स्ट टर्म, y मतलब सेकेंड इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, x इन अ फर्स्ट प्लेस, y इन अ सेकेंड प्लेस। x बाई वाई का मॉड लगाएंगे प्लस वन और ऊपर n प्लस वन। या ये वैल्यू या तो इंटीजर आएगी या इंटीजर, अगर इंटीजर आई तो टी आई या टी आई प्लस वन दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे। अगर ये इंटीजर नहीं आई तो टी बॉक्स ऑफ आई प्लस वन इज न्यूमेरिकली। अच्छा ये वाला टर्म तो निकालना अपने को आता ही है, ऊपर रिजल्ट लिखा, सीधा वो वैल्यू लगा के वो टर्म निकाल लेंगे। इसके बाद एक्स और वाई जो वैल्यू दी होगी वो रखेंगे, तो आपको उस न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी जो आप कैलकुलेट करना चाहते। क्या रास्ता अपने को समझ आया? अभी देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन है, डाउट आ रहा हो तो बताएंगे, हाँ या ना। बोलिए भाई, समझ गए तो। जैसे जैसे ये क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस एक्सपेंशन व्हेन x इज इक्वल टू दिस। चलिए जैसे ये क्वेश्चन,
आपको x इक्वल टू 1/5 लेके ये बताना है विच टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटर। तो सिंपल लॉजिक है, n कितना है 15, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है 3, सेकेंड टर्म कितना है -5, क्योंकि मॉड लगाते हैं तो उसका लोड नहीं। तो अपन निकालेंगे r की वैल्यू, तो r कितना होगा 15 + 1 बाई मॉड ऑफ 3/5 इंटू एक्स, और x को लेना क्या है 1/5 और +1, तो ये कितना बना 16/4। ये वैल्यू कितनी आ गई, यानी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हुआ T4 और अब अपन T4 भी निकाल सकते हैं। और अब अगर अपने को T4 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 15C3, क्योंकि TR+1 चलता है ना। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो TR+1 की वैल्यू क्या लिखोगे 15CR, 3 की पावर 15 - R और -5x की पावर R। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, वाई वी आर टेकिंग -5x, बोलो भाई। अब 15C3, 3 की पावर 12 -5 इंटू 1/5 की पावर 3, इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू। अच्छा, यहीं पे अगर अपने को T5 निकालना होगा तो क्या लिखोगे 15C4, 3 की पावर 11 -5 इंटू 1/5 की पावर 4 एंड सिंप्लीफाई। कितने लोगों को चीज समझ में आ गई भाई? देख लीजिए, कहीं कोई डाउट है, कंफ्यूजन आ रहा हो तो अभी भी अपनी बात आप बोल सकते हैं तुरंत, हाँ या ना। हो गया भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट आ रहा हो तो बताओ। तो क्या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का कॉन्सेप्ट अपन को समझ में आया? तो नहीं आया? आ गया ना? जैसे मिडिल टर्म तो निकालना सीखा है ना हमने, बोलो भाई। जैसे इसका मिडिल टर्म बताओ, मिडिल टर्म किस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो एक मिडिल टर्म या दो, दो। अरे इवन है तो दो मिडिल हुए ना। अच्छा, इस केस में कितने मिडिल टर्म होंगे दो भाई, नंबर ऑफ टर्म्स 10 हुआ ना। कैसे चलेगा काम भाई ऐसे? तो इसमें दो मिडिल टर्म हुए कि नहीं हुए? क्या क्या हुए वो T5 एंड T6। अरे भाई 10 टर्म्स है ना, चार इधर छोड़ोगे चार इधर छोड़ोगे, बीच में दो बचेंगे ना, दैट इज T5 एंड T6। भाई साहब कतई दिमाग नहीं चलता तुम लोगों का। या डायरेक्ट रिजल्ट मैंने बताया है, क्या बताया है Tn-1/2 + 1 एंड Tn+1/2 + 1। कुछ तो ध्यान रखोगे। आया भाई? तो क्या आया T5 एंड T6। अब क्या अपन T5 और T6 निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि अपने को TR+1 पता है। क्या पता है 9CR, 3x की पावर 9 - R -x³/6 की पावर R। ध्यान रखिएगा, हमने जो एक्सप्रेशन पढ़ा है बाइनोमियल वो x+y के लिए पढ़ा है, तो अगर वो माइनस आ रहा है तो माइनस को भी आप कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद तो आर की वैल्यू आपको पता ही, पहले में आर की वैल्यू 4 रखनी है, दूसरे में आर की वैल्यू 5 रखनी है, सीधा सिंप्लीफाई करके आंसर। क्या ये बात अपने को समझ आ रही है भाई? तुरंत गायब हो जा रहे हो।
मुझे कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, सॉल्व कर लेंगे ना, आगे बढ़े तो कोई दिक्कत। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आते हैं उनके सम और प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पे बेस्ड जितने क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात कर रहा है, सही है। तो जैसे आपने पढ़ा 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है nc0 nc1x nc2x स्क्वायर से लेके ncnx की पावर है। अब जैसे आप इसमें x को 1 रख दो तो सारे कोफिशिएंट का सम आ जाएगा। तो पहला रिजल्ट जो आपके सामने आया वो आया nc0 प्लस nc1 से लेके ncn तक का सम 2 टू दी पावर। इसको अपने को ऐसे याद रखना है कि सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके n ncr ये सम कितना होता है 2 टू दी पावर है। तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बहुत ही फ्लुएंसी में यूज होता है। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर आपके सामने आ जाए तो उनका सम कितना होता है 2 टू दी पावर। अच्छा, इसी का जो दूसरा एप्लीकेशन यूज होता है, अगर हम x को a रख दें, ये भी कई बार यूज हुआ है, तो आ जाता है nc0 प्लस nc1a nc2a स्क्वायर से लेके ncna की पावर है, ये हो जाता है 1 प्लस a की पावर। यानी दूसरा जो रिजल्ट हमारे सामने बना वो बना r इक्वल टू 0 से n, अगर ncr के साथ a की पावर r भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो सम आ जाता है 1 प्लस a की पावर कितना। देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। दिखा भाई, क्या है, दोनों चीजें अपने को समझ में आई भाई। और ये दोनों रिजल्ट एकदम फ्लुएंसी, यानी एनसीआर का सम अगर r इक्वल टू 0 से n निकालना है दैट इज 2 टू दी पावर n बिकॉज इट्स 1 प्लस 1 की पावर है। और अगर हमें एनसीआर के साथ a की पावर r का इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है और r इक्वल टू 0 से n जा रहे हैं तो वो सम सीधे सीधे क्या लिख देंगे अपन 1 प्लस a की पावर। कितने लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आ रही है भाई, क्लियर हुआ ना ये। लिखा। अच्छा, यहीं पे सोचो अगर हम x को -1 रख दें, यहीं पे अपन x को क्या रख दें -1, तो ये तो 0 हो जाएगा। इधर इधर अल्टरनेट प्लस माइनस चलने लगेगा क्या, nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 माइनस nc5 एंड सो ऑन। अच्छा, यही 2 टू दी पावर n था क्या। अच्छा, इसको पहले लिख लो। हाँ, यानी कि अपन ने एक रिजल्ट और देखा कि अगर r इक्वल टू 0 से n ncr के साथ -1 की पावर r का इन्वॉल्वमेंट है तो वो रिजल्ट क्या हो जाता है 0। एनसीआर के साथ -1 की पावर r आ गया तो a की जगह अपने को क्या रख देना है -1, तो पूरा रिजल्ट क्या हो गया 0। यानी कि अगर हम यहीं पे 2 टू दी पावर n लिख दें nc0 प्लस nc1 माइनस प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 प्लस nc5 एंड सो ऑन, और दोनों को एक बार ऐड कर दें, जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑड जिनमें r की वैल्यू ऑड आ रही है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से आएगा 2 टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू nc0 nc2 nc4 एंड सो ऑन। और अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 टू दी पावर n-1 nc1 nc3 और nc5 एंड सो ऑन, और दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 टू दी पावर n आ जाएगा। नहीं आया समझ में, बोलो भाई।
अभी अरे हाँ है ना, आगे बढ़े तो बोलो। चलिए अब बात करते हैं, अगर अपने को सम निकालना होता r इक्वल टू 0 से n r इंटू एनसीआर, तो एक तरीका तो डिफरेंशिएशन वाला ही है, पर वो नहीं लगाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने एक रिजल्ट पढ़ा है r इंटू एनसीआर की, अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, एनसीआर को आप लिखते हो n बाई आर n माइनस वन सी आर माइनस वन। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? n और r बाहर करेंगे तो n माइनस वन सी आर, यानी कि r इंटू एनसीआर को आप n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन लिख दो, कोई दिक्कत? क्या चाहिए अपने को? r एनसीआर, उसको अपन क्या लिख सकते हैं? n इंटू एन माइनस वन। जैसे रिप्लेस करोगे r इक्वल टू 0 से लेके n, n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे r की वैल्यू 0 रखोगे तो वेस्ट हो गया ना, क्योंकि माइनस वन का कोई, r की वैल्यू 1 रखोगे वहीं से काम शुरू होगा, तो इसका मतलब n बाहर आएगा और ये आएगा r इक्वल टू 1 से लेके n, n माइनस वन सी आर माइनस वन। दिखा? अब देखो ध्यान से, ये क्या है, n तो बाहर ही आ रहा है, n माइनस वन सी जीरो, n माइनस वन सी वन करते करते n माइनस वन सी n माइनस वन है, तो ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का ही सम है, बट n की जगह वहां क्या है? n माइनस वन। तो क्या है आंसर? n इंटू टू की पावर। नहीं आया समझ में? अब यानी कि हमने एक रिजल्ट और देखा कि अगर r इक्वल टू 0 से n r इंटू एनसीआर है, 0 रखोगे तो 0 ही टर्म आ रहा है, कहीं कहीं बुक में ये r इक्वल टू 1 से भी दिया होता है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम चीज है। 0 रखने पर ये टर्म तो पहला टर्म तो 0 ही बना रहा है ना, तो हो या ना हो क्या फर्क पड़ रहा है, बट 0 से या 1 से कहीं से भी शुरू करो तो ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? n इंटू टू की पावर n माइनस। कितने लोगों को ये बात समझ में आई भाई? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? क्यों हुआ ये बात दिखी ऊपर? यही चीज आप डिफरेंशिएशन से करते आ रहे होगे, अगर आपने इससे पहले कभी पढ़ा होगा। बट आज के बाद आपको ना तो डिफरेंशिएशन ना ये, आपको डायरेक्ट ये लगाना है, और ये मतलब वो है जो बहुत ही फ्लुएंट यूज होने वाले रिजल्ट है। तो आप सीधे r इंटू एनसीआर का प्रोडक्ट अगर r इक्वल टू 1 या r इक्वल टू 0 से n तक जा रहा है, तो आपको सीधा उसका आंसर लिखना है n इंटू टू की पावर n माइनस। नहीं आया समझ में? क्या क्या भाई साहब? चल, अब जैसे अपने से पूछा गया फाइंड 1 इंटू सी वन, 3 इंटू सी थ्री, सी टू, 5 इंटू सी थ्री, 7 इंटू सी फोर एंड सो ऑन, इसका सम बता। अब क्या है, ये r इंटू एनसीआर वाली चीज नहीं लग रही है, तो बट इसमें देखो ना 135 किस में चल रहा है, तो एपी के हिसाब से अगर हम इसका rth टर्म लिखें तो क्या वो 2r माइनस वन है? चेक, r की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला टर्म मिल जाएगा ना, और इसमें सी आर है, और यही r इक्वल टू 1 से लेके n तक जा रहा है कि नहीं? अरे हाँ है ना? अब तो क्वेश्चन सेम हो गया ना, पहला हो गया 2r, r इक्वल टू 1 से लेके n r इंटू सी आर, और दूसरा हो गया r इक्वल टू 1 से लेके n सी आर। अब r सी आर का सम आपको पता होता है कितना होता है? n इंटू टू की पावर, चाहे 0 से शुरू हो चाहे 1 से,
बट सीआर का सम अगर 0 से शुरू होता है तो 2 टू दी पावर n होता है, मतलब मिसिंग क्या है, 0 वाला, और 0 वाले टर्म की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना आएगा 2 टू दी पावर n माइनस, तो फाइनल आंसर कितना रिपोर्ट करने वाले हो, n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 2 टू दी पावर n प्लस 1, फाइनल आंसर आया n माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर n प्लस 5। चेक, क्या है क्वेश्चन समझ आया भाई, कैसे हुआ, यही काम क्यों किया, ये बात कितने लोगों को क्लिक की भाई, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है, डाउट आ रहा हो तो अपनी बात बताओ अभी तुरंत। समझ आया भाई? देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो अभी अपनी बात आप तुरंत बता सकते हैं। आगे बढ़े तो बोलिए भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, अब जैसे जैसे ये क्वेश्चन इस पर बेस आया हुआ है, लास्ट ईयर ही आया है। ये सही होना चाहिए सबका। एनसीआर का मतलब है 25 सीआर, C0 5C1 9C2 से लेके 101 C25 तक जा रहे हैं आप, इसका सम 2 टू दी पावर 25 इंटू के है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? सॉल्व, सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट। थर्टी सेकेंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। आप 1 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 मिनट से ज्यादा मत ले लेना। अभी हुआ? इतना टाइम थोड़ी लग रहा है यार, कहाँ खो गए? मैं ऐसे चल रहा है 1 इंटू C0 5 इंटू C1 9 इंटू C2 करते करते कहाँ तक जा रहा है 101 इंटू C। अच्छा, R की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, तो अपने को जो टर्म लिखना है एपी वाला वो भी ऐसा लिखना है कि इसमें R इक्वल टू 0 डालें तो 1 आ जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आएगा 1 प्लस R माइनस 1 इंटू डी, तो ये बेसिकली आ रहा है 4R माइनस 3, दिख रहा है कि नहीं? बट जब आप इसमें R की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला टर्म आ रहा है कितना 1, बट आपको R की वैल्यू 0 रख के पहला टर्म क्या देखना है 1, तो इसमें अपन और उठा के क्या ऐड कर दे +4। ये +4 हम क्यों कर रहे हैं बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमको इसके पहले का एक टर्म चाहिए ना, जैसे आप इसमें +4 करोगे तो पहला टर्म जो आपको लेना है वो 4R माइनस 3 नहीं, क्या लेना है 4R + 1। अब सोचो R की वैल्यू 0 रखो तो क्या बनेगा ये
आर की वैल्यू 1 रखो तो क्या बनेगा, ये आर की वैल्यू 1 रखो तो 5 आ जाएगा, आर की वैल्यू 2 रखो 9, तो ये आ गया 4r + 1 × CR, और r की वैल्यू अपन को कहां से ले जानी, 0 से। अब क्वेश्चन 2 लाइन का हो गया, कैसे, 4 बाहर किया, r = 0 से 25r × CR, और फिर r = 0 से लेके 25 CR। तो ये सम आपने अभी पढ़ा है, 25 × 2 की पावर 24 n-1 ना, और ये वाला सम आपने डायरेक्ट पढ़ा है 2 की पावर, पूरे से अपन ने 2 की पावर 25 किया कॉमन, अंदर क्या बचेगा भाई, 50 + 1, आंसर इज 2 की पावर 25 इंटू, तो k की वैल्यू तुरंत क्या मिल गई भाई, इजी। और ये पूरा प्रोसेस करने में हार्डली 15 से 20 सेकंड लग रहा है, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। तो अपने को 2 रिजल्ट मिल गए कि r = 0 से लेके n तक NCR का सम होता है 2 टू दी पावर n, और r = 0 से लेके n तक r × NCR का सम होता है n × 2 टू दी पावर n-1। इसमें कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो अभी भी बता सकते हो, देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। डन है भाई, आगे बढ़े तो बोलो भाई। सर। हाँ बेटा। सर ये 4r - 3 में +4 ही क्यों ऐड किया सर, ये मतलब कैसे? क्योंकि हमें r = 0 पे ये वाला टर्म चाहिए, r = 1 पे ये वाला टर्म चाहिए, r = 2 पे, तो अपने क्या किया, 159 से जनरल टर्म निकाला तो 4r - 3 आ गया, बट इसमें r = 1 रखने पे ऐसा आ रहा है, और अपने को r = 0 रखने पे ऐसा चाहिए, तो r = 0 रखने पे लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, +4। अब ये 4r + 1 आएगा, जैसे r = 0 रखोगे 1 बन जाएगा, r = 1 रखोगे 5 बन जाएगा। आप समझे ऐसा क्यों किया? यस सर, यस सर। वो चीज r = 0 रखने पे बन जाए, इस वजह से अपन ऐसा कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना? चलो, अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, अभी भी किसी के पास कोई डाउट बच रहा हो तो बता सकते हो। डन, चलिए समझ गया ना भाई। अब इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो डील कर लेंगे ना। अब हम अगला रिजल्ट जो यूज होता है वो है r = 0 से लेके n r² × CR। अब 0 का इसमें भी मतलब नहीं है, क्योंकि 0 रखते ही वो टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो चाहे 0 से चल रहा हो चाहे 1 से चल रहा हो, दोनों बातें सेम है कि नहीं, बोलो भाई। अच्छा, अभी हमने आज की क्लास में पढ़ा कि NCR को अपन लिखते हैं n/r n-1 CR - 1। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। तो ये r × NCR को अभी थोड़ी देर पहले लिखा था n × n-1 CR - 1, लिखा था ना, बोलो भाई। तो अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे पहले, तो r = 0 से लेके n, एक r अभी ऐसे ही रहने दो, और r × NCR को लिख दो n × n-1 CR - 1, कोई दिक्कत? अच्छा, n पूरे सिग्मा से क्या हो जाएगा, बाहर, r = 0 से लेके n, दिख रहा है तो, और बचेगा क्या, r × n-1 CR - 1। अब ये r × n-1 CR - 1 का तो कोई रिलेशन अपने हाथ में है नहीं, मगर इसको अगर हम ये लिख दें, r = 0 से लेके n r - 1 n-1 CR - 1 प्लस n-1 CR - 1, तो कोई दिक्कत? हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस सॉरी r में -1 + 1, और इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, हाँ या ना? अब कॉमन सेंस से सोचो, n-1 CR - 1 को भी हम लिख सकते हैं n-1/r-1 n-2 CR-2। इसका मतलब r-1 n-1 CR - 1 को हम n-1 n-2 CR-2 लिख दें, कोई दिक्कत? रिप्लेस करो तो n ये आ गया, r = 0 से लेके n n-1 n-2 CR-2। अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, r = 0 से लेके n-1 CR-1, तो सब निकल ही आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, n-1 बाहर आ गया और अंदर बचा r = 0 से लेके n-2 CR-2, और r = 0 से लेके n-1 CR। अब क्या अपन दोनों सम निकाल सकते हैं? यहाँ पे जब हम r की वैल्यू 0 रखेंगे -2, कोई मतलब नहीं, r की वैल्यू 1 रखोगे -1, कोई मतलब नहीं। तो ये सम कहां से शुरू होगा, r = 2 से n तक n-2 CR-2।
अच्छा ये सम कहां से चलेगा, r इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 r माइनस 1, और यहाँ है n इंटू n। अब ये सम सीधा आ गया 2 टू दी पावर n माइनस 2, दिख रहा है तो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें टर्म्स क्या क्या बनेंगे, n माइनस 2 c0, n माइनस 2 c1 से लेके कहां तक n माइनस 2 c, और इसमें सम क्या क्या बन रहा है n माइनस 1 c0, n माइनस 1 c1 से लेके कहां तक n माइनस 1 c n। ये आंसर आया n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 2 प्लस 2 टू दी पावर, अरे n भी मल्टीप्लाई होगा ना, नहीं अरे हाँ या ना, कितने लोगों को समझ आ रहा है ये सब कुछ, बोलो। अच्छा थोड़ा तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम पूरे उससे क्या कॉमन कर लें 2 टू दी पावर n माइनस 2, तो अंदर क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n, चेक इट, अरे हाँ है ना, तो आप फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर, देख लो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई डाउट, अरे हाँ है ना, तो इसका मतलब ये सब हमें क्या मिल गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर, आज के बाद ये रिजल्ट डायरेक्ट लगा दीजिएगा, समझ में आया। ये तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो यूज हो जाता है, मतलब ये यूज होता है बट बहुत ही फ्लुएंसी में यूज नहीं होता, बट यूज हो जाता है। ये वो मेथड है जिसमें हम डिफरेंशिएशन यूज ही नहीं कर रहे हैं अभी तक, हम हर काम विदाउट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं लगातार, और जब ये रिजल्ट हमारे पास है तो हम रिजल्ट डिफरेंशिएशन इन सब की जरूरत नहीं गई, नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, चाहे वो किसी भी सिचुएशन का क्वेश्चन आ जाए, उसमें घबराने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है तो बोलिए। हो गया भाई, लिख दिया भाई सबने, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो, यहाँ तक समझ में आ गया तो चलिए। अब जैसे मान लो इस पर बेस क्वेश्चन अपने पास ये आ जाए
1 into 2 into C0, 2 into 3 into C1, 3 into 4 into C2 and so on. इसका सम अपने को निकालना हो। सही है। अब या तो हम बार बार मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन करके या हम डायरेक्ट टर्म्स पे चले तो 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो r into r plus 1 वाली फीलिंग है या नहीं है? r की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 1 into 2 बन जाएगा। आई एम नॉट कनेक्टिंग विद C0 राइट नाउ। r की वैल्यू 2 रखोगे तो ये बन जाएगा 2 into 3। आई एम नॉट कनेक्टिंग विद C1, ये बन जाएगा। बट अपने को C0 C1 को भी तो साथ में लेके चलना है ना। अरे हाँ है ना। इसका मतलब C0 में जब r 0 रखोगे तो ये टर्म बनना चाहिए। r 0 रखने पर ये टर्म तभी बनेगा जब आप इसको क्या लेकर चलोगे, r plus 1 एंड r plus 2। तो आप ये वाला tr नहीं ये tr लोगे और यहाँ पर साथ में क्या ले लोगे cr, और r की वैल्यू कहां से स्टार्ट करोगे, 0 से n। कितने लोगों को टर्मिनोलॉजी समझ में आई? अब क्वेश्चन आसान हो गया, दिखा? अरे बोलो भाई। अब क्वेश्चन ज्यादा आसान इसलिए हो गया है क्योंकि r इक्वल टू 0 से n r स्क्वायर इंटू CR हो गया, फिर 3r r इक्वल टू 0 से n CR हो गया और 2 r इक्वल टू 0 से n CR होगा। क्या हमें तीनों रिजल्ट डायरेक्ट पता है? ये वाला रिजल्ट अपने को डायरेक्ट पता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू टू दी पावर n माइनस टू। ये रिजल्ट डायरेक्ट पता है n इंटू टू टू दी पावर n माइनस वन। ये रिजल्ट डायरेक्ट पता है 2 टू दी पावर n। सीधा सिंप्लीफाई करेंगे अगली लाइन में आंसर। क्या आपने को ये बात समझ में आई? ये उन तीन रिजल्ट का यूज है। कितने लोगों को समझ में आया भाई? इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए पूरे से क्या कॉमन करोगे, 2 टू दी पावर n माइनस, अंदर क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 6n ना, और प्लस 8 हो रहा है ना। तो ये क्या बन जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस टू n स्क्वायर प्लस 7n प्लस, रिफैक्टराइज नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये आंसर सही है। आ गया भाई समझ में? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन और करना था। फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स, जबकि एक और सीरीज अंदर दे रखी है अप टू m टर्म्स और एनसीआर भी दे रखा है। बाइनोमियल प्लस सीक्वेंस एंड सीरीज दोनों है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है।
1 मिनट का टाइम है आपके पास, सॉल्व करिए जल्दी से। एंड करूं? पहली हिंट ये थी कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये लिखा हुआ है 1/2 की पावर आर, ये लिखा हुआ है 3/4 की पावर आर, ये लिखा हुआ है 7/8 की पावर आर एंड सो ऑन। अच्छा, दूसरी हिंट ये थी कि अगर हम r इक्वल टू 0 से लेके n सी आर -1 की पावर r इंटू ए की पावर r को देखें तो ये हो जाता है 1 - a की पावर n। ये पता है कि नहीं? a को माइनस, समझ में आया कि नहीं? ये कैसे हुआ दिखा? ये ऐसे हुआ 1 - ax की पावर n का अगर आप जनरल टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे? r इक्वल टू 0 से लेके n सी आर -1 की पावर r a की पावर r इंटू एक्स की पावर r। हाँ है ना? बोलो भाई। और इसी में आप x को क्या रख दे दो? नहीं आया समझ में? अरे हाँ है ना? या इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, 1 + x की पावर n का जनरल एक्सपेंशन आप क्या लिखते हो? r इक्वल टू 0 से लेके n सी आर एक्स की पावर r, और आप x की जगह क्या रख दे दो? -a। दोनों बातें सेम है? नहीं है? अरे हाँ है ना? चलो इतनी हिंट काफी है वैसे, अब क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये लगाते ही जीपी बन जाएगी। जीपी का सम तो निकाल ही लोगे। वाह, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला टर्म जैसे ही इन्वॉल्व होगा वो बनेगा 1 - 1/2 की पावर n, दूसरा बनेगा 1 - 1/4 की पावर n, 1 माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया, 1 - 3/4 की पावर, 1 - 7/8 की पावर n, अप टू ये कितने टर्म्स आएंगे? m टर्म्स। अरे ये बनेगा 1/2 की पावर n, ये बनेगा 1/4 की पावर n, ये बनेगा 1/8 की पावर n, अप टू 1/2 टू दी पावर m की पावर। देख लो, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बोलो। अब तो क्वेश्चन जीपी है ये। हाँ या ना? जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? 1/2 टू दी पावर n। नहीं, जीपी का कॉमन रेशियो कितना है भाई? 1/2 टू दी पावर। टोटल टर्म्स कितने? m। टोटल टर्म्स कितने हैं भाई?
ये दिख रहा है ना सबको? तो सम कितना हुआ 1/2 a 1 माइनस आर, और आर कितना था पावर n, उसकी पावर m डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। इसी को सॉल्व कर दीजिए। कितने लोगों को समझ आया भाई ये चीज? अरे हाँ ये ना, देख लीजिए कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। तो फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करोगे? 2 to the power mn - 1 बाई 2 to the power mn इंटू 2 to the power n-1। चेक। दिखा कि नहीं भाई? तो यहाँ पर एक चीज जो और एक्स्ट्रा में सीखने को मिल गई वो ये थी। देख लीजिए, कोई डाउट है कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अरे हाय ना, बोलो। अच्छा ये तो मैंने आपको बताया ना, 1 + x⁴n में अगर x⁴r का कोफिशिएंट चाहिए हो तो क्या होता है? ये मैंने आपको बताया कि नहीं? जैसे 1 + x⁴100 हो और आपको x⁴30 का कोफिशिएंट चाहिए तो आंसर क्या होगा? 100c30। ये कल लिखवाया है मैंने भाई। 1 + x⁴n में x⁴r का कोफिशिएंट क्या होता है? 100cr। तो ये सीधा क्या हो जाएगा? 100c30। और ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक्चुअली। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अच्छा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई पेपर में। ऐसे करोगे तब तो हो गया भाई। ये लो, पहले तो यही बता दो, देखें इसमें क्या करोगे। एक देखो डायरेक्ट आया हुआ है, दिखा? डायरेक्ट फॉर्मूला है कि नहीं है? आज की क्लास में आपने पढ़ा है। इससे ज्यादा वेरिएशन आते ही नहीं है पेपर में भाई। एक क्वेश्चन और था, ये देखो अभी कराया है, देखा क्या? दिख रहा है सबको कि नहीं? डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, दिखा ना? एम और एन की केवल वैल्यू वेरी कराई गई है। आप कर लोगे ना इसको? बोलो भाई। पढ़ा तो मैंने सब देना है, तुम वहां जाके क्या करोगे तो तुम ही डिसाइड करोगे ना। ये लो, एक और क्वेश्चन लूंगा। यू हैव 15 मिनट, ज्यादा है वैसे 15 मिनट, 10 मिनट्स ले लो। टाइम स्टार्ट नाउ।
बाइनोमियल में इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आते हैं। अब एक चीज आएगी डबल कोफिशिएंट, वो देख लेते हैं, इसके बाद एक मल्टीनोमियल, बस इससे ज्यादा बाइनोमियल आता ही नहीं पेपर में। अच्छा, पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये लगा ना कि ये 30 C0 29 30, अच्छा ये जो लिखा है ना, ये घबराने की जरूरत नहीं है। एनसीआर को लिखने का एक ये ट्रेडिशन भी है, ये एनसीआर ही लिखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो 30C0 लिखा है, वो 30C1 लिखा है, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, क्या हम 30C0 को 30C30 लिख सकते हैं? क्या हम 30C1 को 30C29 लिख सकते हैं? अरे हाँ, है ना। क्या हम 30C29 को 30C1 लिख सकते हैं? तो ये R इंटू एनसीआर हो गया कि नहीं? अब रेस्ट तो पता ही है, नहीं आया समझ में? पहला क्वेश्चन तो देखते हो जाना चाहिए था 10 से 15 सेकंड के अंदर में। नहीं कर पा रहे हो तो नहीं चलेगा काम इधर। अगर आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करते, तो पहले तो क्वेश्चन थोड़ा डरावना टाइप लिखा है, वैसे तो उससे भी हैंडल हो जाएगा, बट अपने को जैसा देखना आता है वैसा ही देख लो ना। 30 इंटू 30C30, 29 30C29 डॉट 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 1 इंटू 30C1। कोई दिक्कत? बिकॉज एनसीआर किसके बराबर होता है भाई? NC n माइनस। अब क्वेश्चन जैसा था मिल गया, R इक्वल टू 1 से लेके 30, R इंटू 30CR जा रहा है। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। और ये तो आपने डायरेक्ट पढ़ा है, क्या रिजल्ट पढ़ा है इसका? n इंटू 2 टू दी पावर -1। व्हाट इज m? 29। व्हाट इज n? 30। व्हाट इज m प्लस n? कैसे चलेगा ऐसे काम? बोलो भाई, क्या आपने को ये सारी बात समझ में आई भाई? अरे हाँ या ना, देख लो, कोई डाउट है, कंफ्यूजन आ रहा हो तो अभी भी रिपोर्ट कर सकते हो। एक सेकंड, गड़बड़ हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन ऊपर भी दे रखी है, ऊपर एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 2 और n का GCD 1 होना चाहिए, तो यानी n जो है वो ऑड होना चाहिए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों चीजें सेम है। GCD एंड SCF सेम चीज हो जाती है, हाँ है ना? तो इसका मतलब 2 और n का हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो है वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब n जो है वो कैसा होना चाहिए? ऑड। अरे हाँ है ना? तो आपने अगर इसका सम ये लिखा हुआ है और इसको n ले लिया तो गलत हो जाना है, तो यहां से एक 2 की पावर इधर भेजेंगे पहले, तो ये क्या बन जाएगा? 15 इंटू 2 की पावर 30। अब आप आंसर रिपोर्ट करेंगे। अब जो GCD है वो 2 इंटू 15 का 1 हो गया। अरे हाँ है ना? तो अब n की वैल्यू कितनी लेंगे? 15, और m की वैल्यू कितनी लेंगे? 30। तो n प्लस m का आंसर कितना आएगा? ये क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक और थी, नहीं आया समझ में? तो ध्यान दीजिएगा इस बात को भी, क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा देना है, ऊपर नीचे लिखी इंफॉर्मेशन को भी पढ़ना होगा। समझ में आया भाई? चलो आगे बढ़ो। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक आपको दी जा चुकी है, बस आपको दिमाग लगाना है, बस उससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं। थिंक एंड सॉल्व। नेक्स्ट 75 वाले में टेक्निक समझ में आया? अच्छा, 75 वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये a की पावर 37 यहाँ होगा, यहाँ आपको a जो है वो A0 A1 A2 में ऑड वाले चाहिए, यानी इवन वाले नहीं चाहिए। अच्छा, आप कॉमन सेंस क्या कहता है? अगर हमें सारे कोफिशिएंट का सम चाहिए होता है तो हम x की जगह क्या रख देते हैं? 1। याद है तो? अच्छा, अगर हमें इवन और ऑड वाले चाहिए होते हैं तो एक बार 1 रखते हैं और एक बार, और फिर एक बार ऐड करते हैं और एक बार, कॉन्सेप्ट खत्म। तरीका समझ पाए क्या? हाँ या ना?
एक बार 1 रख के सारे कोएफिशिएंट निकाल लो, एक बार -1 रख के अल्टरनेट प्लस माइनस निकाल लो, फिर देख लो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। जहां पे A1 A3 आ जाएंगे वो काम कर दो। क्लियर हुआ? तो अगर हमको ए आर में आर इवन या ऑड चाहिए होता है तो उसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक बार +1 और एक बार -1। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? ये कॉन्सेप्ट तो अभी ऊपर ही डिस्कस हुआ है, 2 बार डिस्कस हो चुका है, एक बार डिटरमिनेंट में भी सेम चीज डिस्कस हुई थी। तो बस आर की वैल्यू आपको बस एक्स की वैल्यू एक बार +1 रखनी है, एक बार -1, और दोनों को उठा के क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे अगली लाइन में लिखा आंसर आ जाएगा। देखिए भाई समझ पाए क्या? देख लीजिए क्या हम समझ पा रहे हैं? मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए। आया भाई? समझ में नहीं आ रहा? क्या किया मैंने? सबसे पहले 1 + x + 2x स्क्वायर की पावर 20, इसका एक्सप्रेशन है a0 a1x a2x स्क्वायर से लेके a40x की पावर 40। तो सबसे पहले x को 1 रख दिया, तो ये आ गया 4 की पावर 20 इज इक्वल टू a0 + a1 + a2 + a3 से लेके कहां तक, a40। फिर x को रख दिया -1। जैसे -1 रखोगे तो ये 2 की पावर 20 आ जाएगा, a0 - a1 + a2 - a3 एंड सो ऑन + a40। जैसे ही अपने को क्या चाहिए, a1 a3 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। ये बात कितने लोग समझ रहे हो? जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2 की पावर 40 - 2 की पावर 20/2 इक्वल टू a1 + a3 से लेके कहां तक, a37। और एक टर्म और आएगा a39, एक टर्म और आएगा भाई a39, देख लो। और अपने को a39 नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, a39 की वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी। अभी वो a39 की वैल्यू निकालना सीख लेंगे, वो इतना बड़ा चार्ट नहीं है। वो अभी मल्टीनॉमियल पढ़ेंगे तो a39 निकालना सीख लेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। सही है? तो जो आंसर अपने को चाहिए वो क्या है, a1 + a3 से लेके a37, 2 की पावर 40 - 2 की पावर 20/2 - a। अभी 39 निकालना अभी थोड़ी देर बाद सीख लेंगे, तो वो वैल्यू रख के सीधा सिंपलीफाई करेंगे, आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इससे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गुड। अगला क्वेश्चन करिए जरा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 49 ये वाला टाइम लो, देखिए इसमें क्या चलाओगे दिमाग। नाइन 49 में क्या है, x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं अपने पास। एक तरीका अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो 49 को, तो ये AGP है, या सॉरी GP है, थिंक। फोर्टी 49 करने के दो तरीके हैं अपने पास। पहला तरीका तो ये है कि ये GP है, दिखी, तो GP का सम निकाल के सीधा जनरल सम लिख लेते हैं और उसमें कोफिशिएंट x की पावर 7 देख लेते हैं। ये पहला तरीका है। तो पहला तरीका अपने को क्या मिला, 1 + x की पावर 10, एक x मल्टीप्लाई हुआ और एक 1 + x की पावर कम हो गई। इसका यानी GP का कॉमन रेशियो कितना है, x/1 + x। फिर x/1 + x मल्टीप्लाई हुआ। ऐसे करते करते लास्ट में सिर्फ x की पावर 10 बचा, पूरा 1 + x की पावर 10 गायब हो गया। तो टोटल 11 टर्म्स हो गए कि नहीं? अच्छा, ये मैंने कैसे सोचा, क्योंकि x की पावर 0 से आप चल रहा है और x की पावर 10 पे रुक जा रहे हैं, यानी टोटल टर्म्स कितने हो गए, 11। यानी नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 11। फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 1 + x की पावर 10, है ना, और कॉमन रेशियो मिल गया x/1 + x। तो सीधा सम कितना हुआ, 1 + x की पावर 10 इन ब्रैकेट 1/x/1 + x की पावर 11 डिवाइडेड बाई 1 - x/1 + x। एम आई करेक्ट और नॉट? अब जैसे आप इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, 1 + x - n तो 1 + x 11, 11 और 11 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 + x की पावर 11 - x की पावर 11। देखो
अब इस एक्सप्रेशन में अपने को क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो क्या इससे x की पावर 7 आएगा, और इससे तो हमें लिखना आता है, दैट इज 11c। नहीं आया समझ में? अरे हाँ ये ना, देखो कोई डाउट है, कंफ्यूजन हो तो बोलो। हो गया भाई, आंसर इज 11c7। सही लिखा है, लग तो सही रहा है, कोई गड़बड़ है? सही है तो ऐड कर देंगे, वो भी तरीका है, वो दूसरा मेथड है ये, लेकिन सोचना और समझना दोनों आसान है इस मेथड नहीं। अच्छा अब आते हैं दूसरे मेथड पे। मेथड 2 क्या था, अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो 1 प्लस एक्स की पावर 10 में x की पावर 7 आएगा, x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 9 में x की पावर 7 आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 में भी आएगा। ऐसे करते करते एक टर्म आएगा x की पावर 7 1 प्लस एक्स की पावर 3, इसमें आखिरी बार x की पावर 7 आएगा। क्यों? जैसे आप x की पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लोगे, इसमें x की पावर 7 आएगा ही नहीं, तो इसके बाद के टर्म्स को लिखने का कोई सेंस। अच्छा अब है क्या, यहां पर हमें चाहिए इस पूरे एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो यहां से 10c7 आएगा। अरे हाँ है ना। अच्छा आगे देखो, x बाहर आ गया है, तो अंदर से x की पावर 6 लेंगे तो 7 बनेगा, तो 9c6 होगा, ये 8c5 होगा। ऐसे करते करते ये क्या होगा, 3c0। हाँ या ना, बोलो भाई। उससे पहले क्या होगा, 4c1, बोलो भाई। 3c0 का और उससे पहले क्या होगा, 4c एंड सो ऑन, ये है, यही तो आया। इसकी वैल्यू आती है 11c7। अब आप फंस गए होंगे ऐसा क्यों, वो ये रहा, देखें ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 3c0 को 4c0 लिख दे, कोई दिक्कत, दोनों वन होते हैं, बट 4c0 प्लस 4c1 5c1, 5c1 प्लस 5c2 6c2। अरे हाँ है ना। ऐसे करते 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 इससे पहले आएगा 9c6, 9c5, 9c5 प्लस 9c6 10c, 10c6 10c6 प्लस 10c7 11c7। लिखा गया। अरे हाँ या ना, ये दूसरा तरीका होगा। आया समझ में कि नहीं? तो बस हमने इसको सिर्फ ये रिप्लेस किया और सीधा उठा के ऐड कर दिया, आंसर अभी भी 11। इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी। देख लीजिए, कोई डाउट है, कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। समझ गया कि नहीं? अच्छा जीपी देखना थोड़ा आसान था, क्योंकि उसमें चीजें बहुत ही डायरेक्टली दिख रही है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत टफ है आपको, अगर ये पहला स्टेप क्लिक है कि 3c0 4c0 लिखेंगे तो सीधा प्रॉपर्टी बनती चली जाएगी और अब डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 11c7। हो गया? यानी आपने एक प्रॉपर्टी भी अभी पढ़ी, क्या पढ़ी, अगर हम चल रहे हैं MC0 से, सॉरी NC0, n+1c1 n+2c2 से लेके n+mcm तक जा रहे हैं, देखा? तो इसका सम आता है n+m+1cm। ये ध्यान रखिएगा, यही तो किया ना हमने, बोलो भाई। 4c0
समझ में आया कि नहीं? 3C0 4C1 5C2 ऐसे करके ही तो जा रहे थे, और कहां तक जा रहे थे? 10C7 तक। तो आंसर क्या आया? 11C7। दिखा क्या? तो आप ये रिजल्ट भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको इनिशिएट करने का तरीका वही था। इसकी जगह क्या लिखोगे? n+1 C0, ये दोनों मिला क्या बनाएंगे? n+2 C1, ये दोनों मिला के n+3 C2, ऐसे करके बढ़ता जाएगा लास्ट में से। दिख गया? तो ये रिजल्ट भी आप इस क्वेश्चन के हिसाब से यूज कर सकते हो। ये भी एक नई चीज नहीं है। लिख लिया भाई सबने? अरे हाँ या ना? बढ़े आगे? गुड। अब आइए जरा अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कौन सा था? ये दोनों बच्चे 92 एंड 58। ये तो आसान डायरेक्ट लग रहा है। आर स्क्वायर एनसीआर का सम तो अभी लिखा ना, n इंटू n+1 इंटू 2 n-2। बोलो भाई, ये तो देखते ही हो जाएगा। पहला आंसर तो हो गया ना, r इक्वल टू 0 से 20 आर स्क्वायर इंटू 20 सी आर, ये तो सीधे हो गया 20 इंटू 20+1 इंटू 2 दिखा क्या? तो ये आ जाएगा 210। 20 इंटू 420 ना, 420 इंटू 2 डी आ रहा है। ये बता दिखा भाई, आंसर इज डी। जो तो डायरेक्ट था भाई, समझ गया क्या? अगला 58 देखो। 58 सोचो जल्दी से, लेकिन इसमें क्या दिमाग चलाओगे? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे भाई? आर की वैल्यू 0 रखोगे तो आएगा 50C6, फिर 49C6, ऐसे करते करते लास्ट क्या आएगा? 36। इसका सम चाहिए। सही है। अब इसको करने के दो तरीके, ये सम निकालने के दो तरीके अपने पास। पहला मेथड इसका ये हो सकता है, देखो पहला मेथड इसको करने का ये हो सकता है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 1 + x⁻50 में ये x⁻6 का कोफिशिएंट है। 1 + x⁻49 में ये x⁻6 का कोफिशिएंट है, एंड सो ऑन। 1 + x⁻30 में भी ये किसका कोफिशिएंट है? x⁻6। कितने लोगों को बात दिख रही है? क्या ये जीपी है? जीपी में कितने टर्म्स है? 31 टर्म्स, सॉरी 21 टर्म्स। 21 टर्म्स। यस 21 है या 20 है? 21 टर्म्स दिखे ना। जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? 1/1 + x। पहला टर्म क्या है? 1, यानी 1 + x⁻50, 1 - 1/1 + x⁻21 और डिवाइडेड बाई 1 - 1/1 + x। इसमें अपने को क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x⁻6। अब तो चीजें आसान हो गई ना। बोलो भाई, क्या आसान हो गई? जैसे आप इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करोगे तो ये क्या बना देगा? बोलो। 1 + x⁻51, यहां से आएगा 20, तो 1 + x⁻51 माइनस 1 + x⁻30। चेक करो, और एक नीचे x और बच जाएगा। देख लो भाई,
सही है। और इस एक्सप्रेशन में अपने को क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6। अच्छा, डिनोमिनेटर में एक x आ चुका है और यहां से 6 चाहिए, तो इसका मतलब न्यूमरेटर से किसका कोफिशिएंट चाहिए होगा, किसका चाहिए होगा, x की पावर। तो भाई 7 निकालेंगे तभी x से डिवाइड होके वो क्या बना पाएगा, 6। अब क्वेश्चन आसान हो गया, यहां से आएगा 51c 7, यहां से आएगा 30c। देख लो, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बोलो। ये इस क्वेश्चन को करने का पहला मेथड दिखा। अच्छा, इसी सीरीज को सॉल्व करने का दूसरा और आसान तरीका n+1 NCR, बने पहला मेथड भी दिखना चाहिए, अच्छा मेथड है वो। दूसरा मेथड ये रहा, जिस पर अभी हम एक फॉर्मूला बना देंगे। अगर आप ध्यान से देखो, इसका सम अपने को चाहिए, सीरीज स्टार्ट करने के लिए कोई टर्म चाहिए ना, तो वो टर्म ये रहा 30c7, तो अपन 30c7 माइनस कर देते हैं। n+1 NCR+1 n+1CR। अगला टर्म यहां लिखा होगा 31c6, अगेन 32c7, ऐसे करते 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 50c6 को क्या मिलेगा, 50c7, और लास्ट में आंसर क्या रिपोर्ट होगा, तो बचेगा आंसर क्या, 51c7। और स्टार्ट करने के लिए इसमें हमने क्या यूज किया, NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल टू, ये इस क्वेश्चन को करने का दूसरा क्या था, NCR+NCR+1 इक्वल टू n+1C। समझ में आया तो। अच्छा, अब ये रिजल्ट ध्यान से देखो क्या है, अगर हम ऐसे चलें, कैसे, NCR n+1CR n+2CR से लेके n+MCR तक, तो टोटल कितने टर्म्स हमने ऐड कर दिए, m+1। अरे हाँ है ना, तो अपन को इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, यहाँ पे NCR+1। अरे हाँ है ना, बोलो। अब ये दोनों मिला के क्या बनेंगे, n+1CR+1, ये दोनों मिला के n+2CR+1। ऐसे करते 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 लास्ट में आएगा n+1CR+1, दोनों कंबाइंड होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, n+M+1CR+1 माइनस NCR। तो फाइनल आंसर आएगा, एक टर्म इसके आगे का तो n+M+1CR+1, एक इसका वाला माइनस का NC, इसका माइनस वाला क्या लिखोगे, n+1CR+1 या NCR+1, सॉरी NCR। अरे बोलो भाई, दिखा कि नहीं। अब डायरेक्ट अगर ये रिजल्ट आपके पास होता तो डायरेक्ट आंसर लिखते ना, बोलो। 36 था तो एक लिख देते NCR+1, वो माइनस में करते, और एक इसका वाला प्लस में, तो आंसर सीधा आता 51C7 माइनस 36। दिख रहा है तो ये रिजल्ट भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। समझ में आया, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। सोल्यूशन लिखना है क्या उसका, लो भाई सोल्यूशन लिख लो उसका। एक मेथड था वो जीपी वाला, जो जीपी देखिए आपने कोफिशिएंट निकाला। दूसरा मेथड वो फॉर्मूला था जो आपने डायरेक्ट यूज किया। तो इस पे दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों में कोफिशिएंट ही निकाल के वो काम किया गया, बट वो दोनों रिजल्ट डायरेक्ट यूज होते हैं अगर आपके दिमाग में रह गए तो। क्या ये बात अपने को समझ आ रही है भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट हो तो अभी बोलेगा वो बात। डन, आगे बढ़े तो। ये नोट कर रहे हो क्या, जल्दी लिखिए भाई।
क्वेश्चन अभी आपने डिस्कस किए, सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए था, समझ रहे हो कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। बढ़े आगे? अरे हाँ है ना, ये फॉर्मूला और लिख लो सेकंड वाला। एनसीआर n+1 सीआर n+2 सीआर से n+m सीआर तक जा रहे हैं, तो टोटल m+1 टर्म्स हो गए, बस वही बढ़ जाता है n+m। एक इसके बढ़ा के आगे ले लो r+1, एक इससे पहले वाला ले लो r+1, भाई एक ये वाला ले लो r, एक इसमें बढ़ा के ले लो, दोनों को माइनस कर दो, खत्म। इतना ही याद रखना है आपको। और ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो वो रिवर्स में लिखोगे तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला माइनस करना है, इसके आगे वाला प्लस करना है, डायरेक्ट आंसर लिख लो, तो दिमाग ही नहीं चलाना उधर। समझ रहे हो क्या? देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो तुरंत रिपोर्ट करेंगे। आगे बढ़े तो बोलिए। तो ये बात हो गई सिंगल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सम की। अब बात करते हैं, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट एक साथ आएंगे मल्टीप्लाई, तो उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम सिंगल बाइनोमियल कोफिशिएंट देख रहे थे तो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन चल रहा था। जब दो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो कितने बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे, कितने बाइनोमियल एक्सपेंशन होंगे? दो। तो जैसे सबसे पहला जो बहुत फ्लुएंसी में रिजल्ट यूज होता है वो ये है, r = 0 से n CR का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 2nCn। ये पहला रिजल्ट है जो बहुत फ्रिक्वेंट यूज होता है। CR के स्क्वायर से समझिए ना, C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, डॉट 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 CN स्क्वायर, यानी C0 इंटू C0, C1 इंटू C1, C2 इंटू C2, C3 इंटू C3, डॉट 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 CN इंटू CN। समझ में आया? तो उसका सम होता है 2nCn। अब ये कैसे हुआ देखो, 1 + x⁴n को अगर आप देखोगे तो ये बनेगा C0 + C1x C2x² C3x³ डॉट 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 Cnx⁴n। दूसरा एक्सप्रेशन रिवर्स करके लिखो, x + 1n। दो एक्सप्रेशन है, या तो दोनों सेम तरीके से लिखे जाएंगे या रिवर्स करके, और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे ये लिखोगे तो आएगा C0x⁴n C1x⁴n-1 C2x⁴n-2 से लेके C0x⁴0। यहां तक डन हुआ मामला? बोलो भाई। अब ध्यान से देखिएगा, अपने को चाहिए C0 C0, C1 C1, C2 C2, C3 C3। अब ध्यान से देखो, अगर C0 C0 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये दोनों एक्सप्रेशन अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो C0 स्क्वायर बनेगा, उसके साथ किसका कोफिशिएंट बनेगा? x⁴n का। C1 स्क्वायर बनेगा तो उसके साथ अभी भी किसका कोफिशिएंट बन रहा है? x⁴n। C2 C2 से मल्टीप्लाई होगा तो x⁴ ऐड हो जाएगी, तो अभी भी किसका कोफिशिएंट बन रहा है? यानी कि इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है और दोनों साइड किसका कोफिशिएंट उठा लेना है? x⁴n का। यानी 1 + x⁴n x + 1n, इसको आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और दोनों साइड क्या ले लेना है? इसका बोथ साइड। अच्छा, इस साइड जैसे ही लोगे कोफिशिएंट x⁴n का तो क्या बनेगा? C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर से लेके CN स्क्वायर। इस साइड भी अपने को लेना है कोफिशिएंट ऑफ x⁴n, किसमें? 1 + x⁴2n में। सोचो। अच्छा, 1 + x⁴n में x⁴r का कोफिशिएंट कितना होता है? NCR। तो 1 + x⁴2n में x⁴n का कोफिशिएंट कितना होगा? 2nCn। यही आपका आंसर हो गया। क्या एक कॉन्सेप्ट अपने को समझ आया? तो बोलो। नहीं? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो C0 से C0 मल्टीप्लाई करेंगे और ये देखेंगे किसका कोफिशिएंट बन रहा है। सेम कोफिशिएंट बनना चाहिए, तो या तो सीधे सीधे दोनों को लिख लो या रिवर्स करके। तो कई बार रिवर्स करके, मोस्टली रिवर्स करके, एक एक्सप्रेशन 1 + x, एक एक्सप्रेशन x + 1, और वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लो जिनको का मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछा गया, और जो कॉमन x⁴ बन रही हो वो मल्टीप्लाई करके x⁴ निकाल लो। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? लिख लो।
क्या भाई बोलिए, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट? डन है, आगे बढ़े तो। अब जैसे अपने को निकालना हो फाइंड C0 C2 C1 C3 से लेके Cn-2 Cn, बताओ। बाइनोमियल के बाद अगला चैप्टर वेक्टर और 3D है, ठीक। इसके बाद में अभी ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, ठीक है, एसओटी के बेसिक कॉन्सेप्ट और हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस की 3 क्लास लगवा दे रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। मंडे नहीं, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। तो एमआरपी सर ले लेंगे वो क्लास, उसमें वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो बता देंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन, हाँ यही, ठीक है। तो उसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अ बिग टास्क। उसमें से फॉर्मूले आपको बता देंगे क्या क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो बता देंगे, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में क्या है, एसओटी में जो इंपॉर्टेंट चीजें आती है, पूरा एसओटी वैसे भी नहीं आता, एसओटी में बहुत लिमिटेड चीजें आती है, तो जो चीजें आने वाली है बस उतना पढ़ा के ट्रिग्नोमेट्री बाइंड अप करा लेते हैं 2 दिन में। उससे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री को तवज्जो देने का मतलब बनता नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री मतलब फंक्शन हो गया, फिर फंक्शन तो आपने पढ़ ही रखा है, फंक्शन तो आपने बहुत पढ़ रखा है। सही है ना, तो उसमें दबाव लेने की कोई जरूरत नहीं, वो क्लास अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास को मैंने ऐसे प्लान करवाया है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए थ्योरी समझ लेंगे, तो वो बहुत ही फ्रूटफुल क्लास है, उसको जरूर अटेंड कर लीजिएगा। समझ रहे हो क्या? तो लास्ट 3 सालों के जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, समझ रहे हो? तो उसमें सारे उस टाइप के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे जो आने वाले हैं या आ सकते हैं। डन? हाँ भाई, आंसर आया तो 2nCn-2 या 2nCn+2 दोनों चीजें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या किया, 1 + x⁴n का एक्सप्रेशन देखा तो C0 + C1x + C2x² + C3x³ एंड सो ऑन आएगा Cn(x⁴n), और अगर इसी को x + 1⁴n देखो तो आएगा C0(x⁴n), C1(x⁴n-1), C2(x⁴n-2), C3(x⁴n-3 से लेके Cn-1 x⁴1 एंड Cn, ये आएगा। अब अपने को जो कोफिशिएंट चाहिए वो क्या है, C0 C2, अगर यहां से C0 और यहां से C2 लो तो किसका कोफिशिएंट बना, x⁴n-2। क्या अगला कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने पर भी वही बन रहा है? C0 को जैसे आप C3 से मल्टीप्लाई करोगे वही बन रहा है, C2 को जैसे ही C4 से मल्टीप्लाई करोगे वही बन रहा है, हाँ या ना? इसका मतलब इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना और किसका कोफिशिएंट ले लेना है, x⁴। नहीं आया समझ में? बोलो भाई। वो किसका कोफिशिएंट ले लेना है, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x⁴n-2 बोथ साइड। तो जैसे ही लोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, C0 C2 C1 C3 से लेके Cn-2 Cn, और यहाँ पे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x⁴n-2 इन 1 + x⁴2। ये तो आपने हफ्ते खेलते सीखा, ये 2nC या 2nCn+2 दोनों सेम है ना, NCR = NCn-r। कितने लोगों को पूरा क्वेश्चन लॉजिक वाइज समझ में आया, क्यों यही काम किया? नहीं, डबल बाइनोमियल कोफिशिएंट जब आएंगे तो अपन 2 एक्सप्रेशन लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके जो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि जो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट है वो
कहाँ बन रहा है, तो जो कोफिशिएंट बन रहा होगा उसी कोफिशिएंट को दोनों साइड मल्टीप्लाई करके पिक कर लेना बस। इससे ज्यादा इस मल्टीप्लीकेशन में कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है तो? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बोलिए भाई, डन है यहाँ तक? चलिए, डन होने के बाद क्वेश्चन करेंगे। अब ये तो देखते ही बता दो, ये तो आंसर सीधे सीधे बताओगे। बोलो, हार्डली 5 सेकेंड। अरे 40C20, आंसर इज 40C20 ना, 2NCN। तो इसका आंसर सीधे क्या हो गया, 40C 5 सेकेंड। समझ में आया कि नहीं भाई? ये फायदा हुआ। R इक्वल टू 0 से लेके जैसे ही n तक जा रहा है और NCR का स्क्वायर है, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा, 2NC। बस ये यूज करना था, अगली लाइन में आंसर ठीक दिखा क्या? बोलो भाई, गुड। एक इधर कहीं क्वेश्चन था डबल, ये रहा, ये पूछा था। ये लो। समझे? दिमाग नहीं चलाते हो बिल्कुल। N-R को NCR लिख सकते हो कि नहीं? खत्म हो गया क्वेश्चन। पता नहीं क्या कॉपी पेन चलाने लगते हो, मैं समझ नहीं पाता हूं कई बार। 6C6 - R को 6CR लिख सकते हो, हाँ या ना? क्या लिखा है क्वेश्चन, गधे? 6CR का होल स्क्वायर, आंसर इज 12C6। कौन सी दुनिया का कैलकुलेशन कर रहे हो? हाँ या ना? बताओ फिर फाइनल आंसर क्या आएगा, गधे। ले कॉपी पेन शुरू हो गया लिखना, 6C0 6C5 6C, ये बनाने लगे 1+x⁴ x+1⁴ देखना नहीं है क्वेश्चन क्या है। 6CR 6CN-R, अब तो डी होगा ही। अभी तो तुम लोगों को लगता है 2 से 3 मिनट, 15 10 5 सेकंड का क्वेश्चन है, उसमें 2 से 3 मिनट लगा रहे हो। फिर कह रहे हो पूरा पेपर नहीं हो रहा, पढ़ पा रहा है, पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हम। कैसे पढ़ पाओगे? तो बोनस था क्या, ये तो कर ही लिया आपने। और इससे ज्यादा कोफिशिएंट वेरिएशन, एक ये क्वेश्चन करोगे, लो कर ही लो। अच्छा है। लगाइए दिमाग, लेट्स सी। ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2 डेफिनेशन दे रखी है, एक डेफिनेशन दे रखी है NCK का मतलब होता है NK, ये NCK होता है। और ये जो बॉक्स NK है, इसका मतलब होता है NCK जब K 0 से N के बीच में है, अदरवाइज 0। अब पढ़िए, AK दे रखा है, A4 - A3 190 इंटू P है, P पूछा गया है। क्वेश्चन डराने के लिए बहुत कुछ बना दिया गया है, डरने का नहीं।
कल मेरी 2 क्लास नहीं, 1 क्लास, 2 होंगी, एक ही है ना कल, परसों भी एक है, परसों का कल 1 क्लास है ना। कल बाइनोमियल बाइंड अप करके वेक्टर स्टार्ट कर लेंगे, परसों वेक्टर खत्म कर लेंगे, 2 क्लास। मैंने हर वो चीज आपको बता दी है जिससे बियॉन्ड जेमिन में कभी नहीं आएगा, चांस ही नहीं बनता है। पढ़ाएंगे, हमने कहा कि कुछ छोड़ देंगे। आपका वेक्टर 3D डिफरेंशियल इक्वेशन पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी बाय कितना बचा, बाकी हो गया है तो वो बहुत कुछ किया है, आपको कितना आता है वो मैटर करता है। तो स्टार्टिंग में तुमने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, वरना अब तक तो सिलेबस खत्म ही हो जाना। चलिए, कुछ कर पाए कि नहीं क्वेश्चन में, भाई गायब हो गए क्या? चलो A4 मैं लिख देता हूं आपके लिए। अगर आप A4 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I इक्वल टू 0 से 9, 9CI। अच्छा यहां पर क्या आएगा, 12, 12 माइनस 4 8, 8 प्लस I। अच्छा ये क्या बनेगा, I इक्वल टू 0 से 8, 8CI, और ये बनेगा 13, 4 रखा है तो कितना बनेगा 9 प्लस I। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर K की वैल्यू 0 से n के बीच में है तब तो वो NC K है, अदरवाइज वो 0 है। तो जब आप I की वैल्यू स्टार्ट करोगे, जैसे आप I4 रखोगे वहां तक तो सब कुछ सही है, जैसे I5 जाएगा सारे टर्म 0 हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर अपने को जो टर्म मिलने वाले हैं वो क्या मिलने वाले, 9C0, उसके साथ क्या मिलेगा बोलो, 12C8, 9C1, 12C10, 9। ऐसे करते करते 9C4 के साथ 12C4 मिलेगा, बाकी टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं। इधर क्या मिलेगा, 8C0, 13C9, 8C1, 13C। ऐसे करते करते जब हम 8C4 लेंगे, 13C13, बाकी टर्म लिखने का कोई मतलब, ये आया A4। नहीं आया समझ में? देख लो कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। देखा? अब ध्यान से देखो, इसको कैसे निकालोगे। 1 प्लस एक्स की पावर 9 अगर देखो तो C0, अब ये कैसे डील होते हैं वो देख लो। C0 प्लस C1x, C2x स्क्वायर से लेके कहां तक जाएगा, C1x की C9x की पावर 9। यहीं पे अगर हम x प्लस 1 की पावर 12 लें तो क्या लिखोगे, C0, अरे हाँ है ना, x की पावर 12, C1 x की पावर कितना 11। ऐसे करते करते C8 x की पावर 8 कम हो जाएगा ना 4, C9 x की पावर 8 एंड सो ऑन, ऐसे करके जाएगा कहां तक, x की पावर 3। चलेगा कि नहीं? अब ध्यान से सुनते जाना बस। हमको क्या करना है, 9C0 लेना है, ये रहा 9C0, और 12C8 लेना है, ये रहा 12C8। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, किसका कोफिशिएंट बना, x की पावर 4। देखा कि नहीं, 9C1 लिया और 12C9 लिया, अभी भी किसका कोफिशिएंट बना, x की पावर 4। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किसका कोफिशिएंट ले लेना है, यानी आंसर कितना आया, 21C4। अरे हाँ है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 21 आएगा कि नहीं, और उसमें किसका कोफिशिएंट लेना है, दिखा कि नहीं? सेम लॉजिक इसमें चलेगा कि नहीं, अरे हाँ है ना इसमें। अच्छा x की पावर 4 कैसे डिसाइड हुआ, अब इसमें देखो, इसमें अगर आप या 21C4, इसमें देखो तुरंत लिखो, 1 प्लस एक्स की पावर 8 लिखोगे तो क्या आएगा, C0, C1x, C2x स्क्वायर एंड सो ऑन। 1 x प्लस 1 की पावर 13 लिखोगे तो क्या आएगा, C0x की पावर 13। ऐसे करते करते C9 x की पावर कितना आएगा, 5 नहीं 3 4, C कितना 10 x की पावर 3 एंड सो ऑन। अब मल्टीप्लाई करो जरा,
C0 को जैसे ही C9 से मल्टीप्लाई करो किसका कोफिशिएंट 4, C1 को C10 से मल्टीप्लाई करो किसका कोफिशिएंट 4, तो यहां पर भी आंसर कितना आ जाएगा 21C दिख रहा है। तो क्या ये बात अपने को समझ में आई? ऐसे ही क्या अपन A3 निकाल लेंगे, बताओ व्हाट इज A3 और आंसर क्विक। अब लॉजिक क्वेश्चन का समझ आया तो गुड। बताओ व्हाट इज A3 और एक बार A4 A3 रखोगे अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। दो बार देखिए बता रहे 21C3 21C3 2 टाइम्स। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। A4 माइनस A3 चाहिए तो 2 कॉमन कर लो, 21C4 माइनस 21C3। ये तो आ रहा है, आ रहा है ना 21C3, चेक किया? आ रहा है ना 21C3? हाँ, तो बस इसी को सॉल्व करके P बताओ कितना आ रहा है क्विक। क्वेश्चन को आंसर तक ले जाने की हैबिट रखा करो, वरना एग्जाम में ना आंसर निकालने की हैबिट नहीं रहेगी। ये नहीं कि 2 लाइन लिख के छोड़ दिया कि हाँ इसके बाद कर लेंगे, तो एग्जाम में भी यही हो जाता है, फिर वहां एग्जाम में क्वेश्चन कर नहीं पाओगे अगर आंसर निकालने की आदत नहीं डालोगे। तो कोई चीज अचानक से नहीं होने लगती है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा हमेशा, डे बाय डे उसको आदत में लेना होता है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 21C4 माइनस 21C3। (21C4 minus 21C3) 2 21 20 19 18 by 4 3 2 21 20 into 19 by 3 into 2। तो अपन क्या करेंगे 20 19 20 19 और 3 2 3 2, ये तो कॉमन ही कर ली। तो 20 into 19 3 into 2 into 2, अंदर क्या बचा इधर 21 into 18 by 4 minus 20, तो 21 भी तो कॉमन आ ही रहा है ना, 21 भी कॉमन कर ही लो, तो बचा 18 by 4 केवल ना, 18 by 4 minus 1, 18 by 4 का मतलब हो गया 9 by 2 minus 1, 9 by 2 मतलब 7 by 2, तो 7 by 2 तो यही आ गया 21 into 20 into 19 into 2 by 3 into 2, और अपने को चाहिए 190p ना, तो 190 तो पहले से ही बाहर कर लो। अरे हाँ है ना, तो 190 कर लो बाहर और बाकी बचे हुए को P बना दो। तो P में क्या क्या बचा 7, यहां से एक 2 आ जाएगा ना, बोलो भाई, तो 7 into 7, ये 2 और ये 2 खत्म हो गए, 7 into 7 into बस 7 into 7 ना 49 आ रहा, P is 49 ना, तो 190 बाहर किया तो तुरंत ये क्या बन गया 190 into 49, तो फाइनल आंसर P का कितना आ गया। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? डबल बाइनोमियल कोफिशिएंट दो एक्सप्रेशन से डील होते हैं, दोनों एक्सप्रेशन या तो सीधे सीधे लिखो या एक को रिवर्स करके लिखो, और जो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर, उन बाइनोमियल कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो एक्स की पावर जनरेट हो रही हो, लेफ्ट साइड दोनों को मल्टीप्लाई करके वही एक्स की पावर निकाल लो, दैट्स द कॉन्सेप्ट।
दो बाइनोमियल कोफिशिएंट जहां भी मल्टीप्लाई हो यही कॉन्सेप्ट उठा के लगा दीजिएगा, इससे ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल। अगर सीधा CR स्क्वायर आ जाए तो सोचने का ही नहीं है, सीधा आंसर लिख देना है क्या, 2NCN। बात क्लियर हुई? कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोल सकते हो अभी तुरंत। मेरे हिसाब से अब नहीं होना चाहिए डबल बाइनोमियल कोफिशिएंट में कोई कंफ्यूजन, हाँ या ना? आगे बढ़े तो अब बात करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम की। दैट इज मल्टीनोमियल थ्योरम। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम को ही हम एक्सटेंड करेंगे तो मल्टीनोमियल बन जाएगा। देखो बाइनोमियल थ्योरम में हमने ये सीखा था x प्लस वाई की पावर n इज, अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूं तो मैं लिखता हूं NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r। अब ध्यान से देखिएगा, इसको पूरा ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल x की पावर n माइनस r इंटू y की पावर r। दिखा? यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि x की पावर y की पावर n को अपन लिखते हैं n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल x की पावर n1 इंटू y की पावर n2, वेयर n1 प्लस n2 इज ऑलवेज n एंड n1 और n2 की जो भी वैल्यू है वो 0 से n के बीच में है। ध्यान से देखो, क्या ऊपर से इतना ही रिजल्ट हमको मिला? अब यहां से जितने n1 और n2 पॉसिबल है जिनका सम n हो सकता है वो सब हम यहां लिखते चले जाएंगे। तो पहला पेयर बनेगा 0 और n, दूसरा बनेगा 1 और n माइनस 1, तीसरा बनेगा 2 और n माइनस 2, ऐसे करते करते लास्ट वाला बनेगा n और 0। वही रखते जाते हैं, हर बार टर्म अलग अलग बनता जाता है, सबको ऐड करते जाते हैं, फाइनल बाइनोमियल एक्सपेंशन आ जाता है। समझ में आया? हाँ या ना? अब इसी को मल्टीनोमियल में जनरलाइज कर दो। अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड डॉट 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 x1 प्लस x2 ले लो, बेटर रहेगा। x1 प्लस x2 से लेके बेटर x के टर्म्स हैं और उसकी पावर n है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल से लेके n के फैक्टोरियल तक, x1 की पावर n1, x2 की पावर n2 डॉट 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 x सब मल्टीप्लाई में xk की पावर nk। अच्छा, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कब होगा? जब जितनी भी पावर्स हैं यानी n1 प्लस n2 से लेके nk, इनका सम हमेशा क्या मेंटेन होगा? n। और n1 n2 से nk हर वैल्यू किसके बीच में होगी? ये होता है मल्टीनोमियल का एक्सपेंशन। अब कोई भी टर्म्स कैसा भी आ जाए सीधा एक्सपेंड कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही? नोट कर लो, फिर इसका यूज सिखा देते हैं। क्या भाई? ठीक है, अब देखिए ये थ्योरम यूज कैसे होती है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है,
स्पूरियस में अपने को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, सही है। बाइनोमियल तो है नहीं क्योंकि बाइनोम 2 से ज्यादा टर्म है, तो अपन इसको लिखेंगे 1 + x स्क्वायर की पावर 10। ध्यान से देखिएगा थ्योरम यूज कैसे करते हैं। तो ये आएगा 10 फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल। 1 की पहला टर्म 1 है ना, 1 की पावर n1, दूसरा x की पावर n2 और तीसरा है x स्क्वायर उसकी पावर n3। अब सिचुएशन क्या है, n1 + n2 + n3 हमेशा 10 मेंटेन होगा, और जितने भी n1 n2 और n3 आप ले रहे हैं उनकी वैल्यू 0 से लेके 10 के बीच में। ये तो हो गया, बट अपने को चाहिए किसका कोफिशिएंट, x की पावर 4। तो टोटल x की पावर है क्या, n2 + 2 n3। तो n2 + 2 n3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। अगर अपने को n1 n2 और n3 मिल जाए तो अपन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, n1 n2 और n3। सबसे पहले n3 को 0 ले लो, जैसे n3 को 0 लोगे तो n2 4 आएगा। अगर n2 4 है और n3 0 है तो n1 6 ही हो सकता है, बिकॉज इट्स सम इज 10 ना। अब जैसे आप इसको 1 लोगे तो ये 2 आएगा, और अगर ये 2 हुआ तो ये 7 ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ और। जैसे आप इसको 2 लोगे तो ये 0 आएगा, और ये 8 हो सकता है उसके अलावा। अब जैसे आप इसको 3 लोगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल, यानी n1 n2 n3 के कितने ट्रिपलेट पॉसिबल है, 3। अब रख दो, तो कोफिशिएंट क्या आया, 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू, तीनों को ऐड कर दीजिएगा, सीधा आंसर आया समझ में प्रोसेस। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, नोट कर लीजिए। ये मल्टीनोमियल का यूज है, दिखा भाई, मैं आ समझ में, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन। समझ गए क्या, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, बोलिए, हो तो नहीं है ना। चलिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। एक डिविजिबिलिटी और बची हुई है, मल्टीनोमियल के 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, एक डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे बस। एंड एक्सपेंशन ऑफ एनी इंडेक्स, वैसे तो वो बहुत रेयर यूज हुआ है, बट एक आध क्वेश्चन पे आएगा। बाइनोमियल खत्म हो जाएगी, वेक्टर स्टार्ट करते हैं। डन, चलिए, थैंक यू। इसका आंसर निकाला है किसी ने?